आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय संघ चालक द्वय, इस सभागृह में उपस्थित जबलपुर शहर के प्रबुद्ध नागरिक बंधु, भाइयों और बहनों, सबको मेरा नमस्कार। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में इस प्रबुद्ध जनगोष्ठी का आयोजन हुआ। विश्व में ऐसे कम ही संगठन मिलेंगे जो 100 साल तक जीवित रहे हैं। कुछ संस्थाएं 100 साल का इतिहास का अधिकारी होते हैं, पर 100 साल बाद वो संगठन जीवित नहीं रहते हैं। केवल भवनों में या केवल कुछ पदाधिकारियों के रूप में वो रह जाते हैं। कार्य और कार्यक्रम उन संगठनों का दिखता नहीं है। मैं एक उदाहरण आपको दे सकता हूं। पिछले ही साल कम्युनिस्ट पार्टी की शताब्दी वर्ष हुई। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1924 में हुआ था। आरएसएस की स्थापना हुई 1925 में। एक साल पहले कम्युनिस्ट पार्टी का कार्य भारत में प्रारंभ हुआ। आज 100 साल बाद उस शताब्दी को मनाने की स्थिति भी उस पार्टी को देश में नहीं रहा है। जैसे ही बंगाल में सत्ता हाथ से निकल गई 2011 में, त्रिपुरा में सत्ता हाथ से निकल गई 2018 में, तो केवल केरल छोड़कर बाकी जगह उस कम्युनिस्ट विचारधारा का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। और अब केरल के चुनाव में अगर वह पार्टी हार जाती है तो उस पार्टी को एक प्रकार से समाप्त हो गया मान सकते हैं। पूरे विश्व में ही कम्युनिज्म समाप्त हो गया है। और कुछ और संगठन ऐसे ध्यान में आते हैं जिनका इतिहास है पर वर्तमान उनका दिखता नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यह विशेषता है कि 100वें वर्ष में भी बढ़ने वाला संगठन ये संगठन है। ये 100 साल का संगठन को 100 इयर्स यंग कह सकते हैं। आमतौर पर किसी को कहते हैं कि 100 इयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। नो, दिस इज 100 इयर्स यंग ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि 100वें साल में भी यह संगठन बढ़ रहा है। इसका कारण बहुत सरल है, बहुत सामान्य है। आरएसएस कोई नई विचारधारा लेकर नहीं आई है जो देश के ऊपर थोपा जाए और देश के लोगों को उसके जाल में फंसाया जाए। ऐसी कोई कल्पना न संघ के संस्थापक का था, न संघ ने उस प्रकार का कोई गतिविधि को अपने हाथ में लिया। संघ ने केवल वही किया जो सैकड़ों वर्षों से, शताब्दियों से इस देश में अनेक महापुरुष करते आए हैं। वो कार्य इतना ही है कि भारत एक विशिष्ट संस्कृति वाला देश है। इस देश समाज की एक अपनी पहचान है। वह पहचान इस देश का धर्म, इस देश की संस्कृति, इस देश की रीति रिवाज, इस देश की परंपराएं, इस देश के अनेक संप्रदाय, मजहब, उन सब का मिलजुल कर रहने का एक जीवन पद्धति, उसमें इस देश का पहचान है। उस पहचान को जीवित रखना है, निरंतर उस पहचान को जारी रखना। यह समाज उस पहचान को ना खो जाए, यह समाज किसी अन्य देश का नकल न बन जाए, स्टीरियोटाइप न बन जाए, एक कॉपी ना बन जाए। उसके लिए हमारे देश में निरंतर प्रयास चलता रहा है। हम जानते हैं कि हमारा देश प्राचीन देश है। यहाँ की संस्कृति वेदों की संस्कृति है। वेद हजारों वर्ष पुराने ग्रंथ है। एक प्रकार से विश्व का पहला साहित्य माना जाता है। पर उस वेद काल के समय से ही हमारे देश में इस प्रकार के जिसको रिफॉर्मिस्ट एफर्ट कह सकते हैं, संस्करणवादी प्रयास चलता रहा है महापुरुषों के द्वारा। जब वैदिक समाज में रूढ़िवाद आ गया था, केवल कर्मकांड पर आग्रह बढ़ गया था,
तो एक चार्वाक निकला, एक बुद्ध निकला। भारत में जब इस सनातन धर्म या इस संस्कृति को लोकव्यापी करना था तो यहां के मंदिरों की संस्कृति निर्माण हुई। जब मंदिरों की संस्कृति आई तो उस मंदिरों की पूजा स्थानों की, मठों की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने में राजा महाराजाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। आप तो मध्य प्रदेश के हैं, यहाँ चंदेला राजाओं ने क्या किया या और राज परिवारों ने किस प्रकार यहाँ मंदिरों की एक संस्कृति को आगे बढ़ाया, ये तो यहाँ सब लोग जानते ही है। केवल यहाँ नहीं है, पूरे देश में। उत्तर में कोई गुप्त राजाओं ने किया था या कोई गुजर प्रतिहारों ने किया था, चंदेलों ने किया था, तो दक्षिण में चोलों ने, पांड्यों ने किया था। इस देश में इस संस्कृति धर्म को जीवित रखने के लिए मंदिर परंपरा को खड़ा किया गया था। पर उसमें भी जब सुधार की आवश्यकता पड़ी तो उसमें भी सुधार के आंदोलन चले। एक आदि शंकराचार्य निकले। जब मंदिर और परंपरा, धर्म, मजहब के आधार पर हम बट रहे थे, आदि शंकर निकले। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अद्वैत है, हम सब एक है। ये कहने के लिए आदि शंकर निकले। उनसे एक कदम आगे जाकर आचार्य रामानुज निकले दक्षिण भारत में, जिन्होंने विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया। कहा कि ये जाति वाति कुछ नहीं होती है, धर्म भगवान सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए। और उत्तर में वल्लभाचार्य निकले। और जब भारत के ऊपर पाश्चात्य देशों का आक्रमण शुरू हुए थे 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, वो सफल होने लगे। आक्रमण तो 7वीं शताब्दी में शुरू हो गए, सफल नहीं हो पाए। 10वीं शताब्दी के बाद वो आक्रमण जब सफल होने लगे, वो आक्रमण केवल राजाओं तक सीमित नहीं रहे, हमारे मंदिरों पर आक्रमण होने लगा, हमारे धर्म स्थानों को नष्ट करने लगे मुस्लिम आक्रांता। तब इस देश के अंदर एक भक्ति आंदोलन चला। मंदिरों तक धर्म को सीमित नहीं रखना है, यह सामान्य जनता के बीच में ले जाना है। इसके लिए एक बहुत बड़ा एक आंदोलन 300-400 साल चला, 3-4 शताब्दियों तक चला। इसको भक्ति आंदोलन कहते हैं। मैंने जो नाम लिया था, आचार्य रामानुज दक्षिण में, वल्लभाचार्य उत्तर में, गुरु नानक देव जी पंजाब में, मीराबाई राजस्थान में, पुरुष स्त्री अनेक लोग जाकर सामान्य जनता में धर्म संस्कृति का जागरण करने का काम किए थे। जब अंग्रेजों का कार्यकाल आया, अंग्रेजों के साथ साथ ईसाइयों का धर्मांतरण का बहुत बड़ा प्रयास भारत के अंदर शुरू हो गया था। कुछ प्रबुद्ध लोग, पढ़े लिखे लोग उस प्रभाव में भी आने लगे। ब्रह्म समाज निर्माण हुआ कलकत्ता में। ब्रह्म समाज तो जीसस को, बाइबल को इतना तारीफ करने लगा कि वो कहने लगा कि हमारा वेद निरर्थक है, जो कुछ भी बाइबल में कहा है वही सही है। ये हमारे अपने लोग, प्रबुद्ध लोग कहने लगे। तो ऐसे समय में एक दयानंद आए, एक अरविंद आए, एक विवेकानंद आए। ये भी वही प्रयास कर रहे थे कि नहीं, हमारा अपना एक संस्कृति है, ये बहुत उत्कृष्ट है, महत्वपूर्ण है, केवल हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व को मार्गदर्शन करने की क्षमता रखने वाली हमारी धर्म संस्कृति है, इसको जीवित रखना चाहिए। ये प्रयास करने वाले निरंतर इस प्रकार के महापुरुषों द्वारा, आंदोलन द्वारा भारत में जो प्रयास चलते रहे, उन्हीं प्रयासों का 20वीं सदी का नया रूप था आरएसएस। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में प्रारंभ हुआ था, उसको प्रारंभ करने वाले डॉक्टर के.बी. हेडगेवार पेशे से डॉक्टर थे। उन दिनों में सेंट्रल सीपी बेरार बोलते हैं, नहीं, ये जो पूरा क्षेत्र है आपका, क्षेत्र से लेकर नागपुर तक का क्षेत्र, उसमें गिने चुने डॉक्टर होते थे। उनमें से हेडगेवार एक थे। 70-80 डॉक्टर होते थे उस समय इस पूरे प्रांत में। कलकत्ता में पढ़कर आए थे। जब कलकत्ता में डॉक्टरी पढ़ रहे थे, नेशनल मेडिकल कॉलेज करके एक शिक्षण संस्थान वहां रही है, जिसको आजादी के आंदोलन में जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो चलाते थे। वो शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रवाद की बोध भी देते थे। उन दिनों में वैसे कलकत्ता भी बहुत बड़ा क्रांतिकारियों का और देशभक्तों का बड़ा केंद्र होता था। वहां हेडगेवार पढ़ाई करने के लिए गए तो वहां उन्होंने कुछ सीख सीखी थी।
तीन महापुरुषों ने डॉक्टर हेडगेवार को प्रभावित किया। एक था स्वामी विवेकानंद, जो अमेरिका तक जाकर भारत का देश, भारत का धर्म, भारत की संस्कृति का औन्नत्य को पूरे विश्व में उसका प्रकाश पूरे विश्व तक पहुंचा कर आए थे। प्रखर देशभक्त थे। देश के अंदर अपने स्वल्प आयु में प्रखर देशभक्ति विशेषकर देश के युवाओं में जगाने का वो कोशिश करते थे। आप में से किसी को रुचि है तो एक किताब है, पढ़ना चाहिए, कोलंबो टू अल्मोड़ा, विवेकानंद के स्पीचेस है। जब विवेकानंद अमेरिका से वापस आए तो पहले कोलंबो पहुंचे थे शिप में, जहाज में। कोलंबो से वो एक एक शहर में जाते गए, भाषण देते गए, और आखिरी भाषण अल्मोड़ा उत्तराखंड में दिए। पूरा देश में भाषण देते हुए गए। वो भाषणों की श्रृंखला पब्लिश हुई है अद्वैत आश्रम के माध्यम से। उसमें आप भाषण पढ़ेंगे तो हर भाषण में वो प्रारंभ करते थे, वो यंग मैन ऑफ मद्रास, ऑल माय होप्स लाई ऑन यू। ऐसा हर जगह बोलते थे, अरे इस देश के युवाओं, मेरी सारे स्वप्न, मेरे सारे आशाएं आपके ऊपर टिकी है। तो विवेकानंद ने इस देश के अंदर युवाओं में देशभक्ति जागरण का बहुत बड़ा प्रयास किया था। हेडगेवार का एक इंस्पिरेशन विवेकानंद जी रहे। दूसरा, ऋषि अरविंद, जिनसे संक्षिप्त मुलाकात हेडगेवार की कलकत्ता में हुई थी। ऋषि अरविंद, सॉरी, कलकत्ता में नहीं हुई थी, बाद में वहां पर हुई थी। अरविंद जब पांडिचेरी गए थे वहां हुई थी। बट अरविंद अलीपुर बॉम्ब केस में जेल में गए 1908 में, 1 साल जेल में रहे। जेल में से बाहर आने के बाद जेल में उनको भगवान श्री कृष्ण का एक साक्षात्कार हुआ था। उस जेल से बाहर आने के बाद उत्तरपारा में एक भाषण देते हैं, वो भी पब्लिश्ड है। उत्तरपारा स्पीच अरविंद का बहुत फेमस है। उस भाषण में अरविंद कहते हैं, भारत के अंदर राष्ट्रीयता यानी सनातन धर्म है। सनातन धर्म इज द नेशनलिज्म ऑफ दिस कंट्री। ये प्रतिपादन ऋषि अरविंद करते हैं। हेडगेवार का दूसरी प्रेरणा, इस देश का धर्म ही इस देश की राष्ट्रीयता है। यह दूसरी प्रेरणा उन्होंने ऋषि अरविंद से लिया। और तीसरी प्रेरणा वे महात्मा गांधी से लिए। महात्मा गांधी जी का जो स्वाभिमानी जीवन रहा है, इस धर्म, इस संस्कृति के अनुरूप जीने का हिम्मत, साहस जो गांधी जी ने दिखाया। लंदन गए, किंग जॉर्ज के साथ मुलाकात थी, वहां के राजा के साथ मुलाकात थी, धोती पहन के, एक अंगवस्त्र पहन के पहुंच गए। तो किसी ने कहा कि साहब आप किंग ऑफ इंग्लैंड को मिलने जा रहे हो, ठीक से कपड़े तो पहनो। तो गांधी जी का उत्तर था, चिंता मत करो, किंग ने इतना कपड़ा पहना है जो मेरे और उनके बराबर के पर्याप्त वो पहन लिया है, पर्याप्त है। मैं इतना है उतना पहन कर जाऊंगा। ये स्वाभिमान जो गांधी जी का था, अपने धर्म, अपने संस्कृति, अपनी रीति रिवाज, अपनी वेशभूषा, इसके प्रति स्वाभिमान, यह प्रेरणा गांधी जी से लिए है। 3 चीज, स्वदेश भक्ति विवेकानंद, स्वधर्म निष्ठा अरविंद, स्वाभिमान गांधी जी। संघ का यही मूल है, इस देश के अंदर स्वदेश भक्ति को निर्माण करना, स्वधर्म निष्ठा को जागरूक करना, स्वाभिमानी जीवन जीने की प्रवृत्ति निर्माण करना। पिछले 100 साल से संघ यही काम अलग अलग रूप में करता रहा है। इसलिए संघ कभी भी वृद्ध नहीं हुआ। क्यों? यह बात तो इस देश के लोगों के दिल को छूने वाली बात है। देशभक्ति हमारे देश में हर व्यक्ति के दिल में निक्षिप्त एक भावना है, उसको जगाने का काम संघ करता है। इसलिए इतने युवक संघ के साथ आज जुड़ते हैं। पूरे विश्व में संघ के पास जितने युवक है, किसी और संगठन के पास आज नहीं है। लाखों की संख्या में युवाओं को आकर्षित करने वाला एकमात्र संगठन आरएसएस है। और संघ कभी अपने आप को समाज से अलग नहीं रखा है। जब इस देश का आजादी का आंदोलन चल रहा था, सबसे पहले आजादी के आंदोलन में कूदने का काम संघ ने किया। बहुत छोटा संगठन था, 25 में शुरू हुआ था, काम भी बहुत छोटा था। मैं एक उदाहरण देता हूं, 1930 में गांधी जी ने और कांग्रेस ने, उस समय का कांग्रेस ने
जंगल सत्याग्रह का आह्वान किया था, फॉरेस्ट सत्याग्रह। संघ बहुत छोटा था। संघ का काम विदर्भ में केवल 6 जिलों में था, तभी शुरू हुआ था। 25 में शुरू हुआ था तो 5 साल में कितना बढ़ जाएगा। वो भी सब लोग आंदोलन में लगे हुए थे आजादी के। पर उस आंदोलन में संघ के उस समय के जो संस्थापक थे हेडगेवार, वो खुद जेल गए। उस समय जो जनरल सेक्रेटरी थे, सरकार वहां बोलते थे, वो जेल गए। 6 जिलों में से 5 जिले के संघ चालक जेल गए। संघ प्रारंभ से ही आजादी के आंदोलन में अपने आप को जोड़कर रखा। उन दिनों में संघ में एक प्लेज होता था, जो भी संघ में आता वो एक प्लेज लेना है। वो प्लेज का पहला वाक्य होता था, देश को स्वतंत्र कर। हमारा पहला काम देश को स्वतंत्र करना है। इसलिए 1934 में 1934 में सीपी बिरार में अंग्रेजों ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का भी निर्णय किया था। अंग्रेजों को लगा कि हमारे लिए खतरा बन जाएगा। तो संघ अपने आप को आजादी के आंदोलन में हिस्सा बनाकर रखा है, लोगों को प्रेरित किया आजादी के आंदोलन में जाने के लिए। पर आजादी की प्राप्ति तक सीमित नहीं रहना। आजादी के बाद का जो भारत होगा उसमें स्वदेश भक्ति, स्वधर्मनिष्ठा, स्वाभिमान जागृत रखना है। यही काम संघ करता रहा है। संघ को कुछ प्रतिरोध भी सामना करना पड़ा है। मैंने कहा पहले अंग्रेजों ने कुछ कोशिश किया, उसमें से फिर देशवासियों के सहयोग से संघ पे प्रतिबंध तो नहीं लगा, क्योंकि सीपी बिरार के उस समय के असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में जो लोग थे, उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि नहीं, संघ अच्छा काम कर रहा है, अच्छे काम को रोकना नहीं चाहिए, इसलिए प्रतिबंध टल गया था। पर 48 में गांधी जी की हत्या हुई, तो उस झूठे आरोप को संघ के ऊपर डालकर संघ के ऊपर प्रतिबंध लगाने का प्रयास स्वतंत्र भारतीय सरकार ने किया था। वास्तव में सब जानते थे। 30 जनवरी 48 को गांधी जी की हत्या हुई। 26 फरवरी 48 को 26 फरवरी को यानी 25-26 दिन बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल एक लेटर भेजा है नेहरू को, प्रधानमंत्री को। उस लेटर में पटेल ने कहा कि मैं रोज इस जांच को रोज देख रहा हूं, ऑन ए डेली बेसिस आई एम फॉलोइंग द इन्वेस्टिगेशन। मुझे इसमें आरएसएस का कोई भी हाथ नहीं दिख रहा है, आरएसएस को कोई लेना देना नहीं है। 25 दिन में देश के गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री को बता दिया आरएसएस को कोई लेना देना नहीं है। फिर भी जारी रखा गया। क्यों? क्योंकि नेहरू को लगता था कि आरएसएस तो पटेल के समर्थक है, तो आरएसएस को छोड़ देंगे तो पटेल ताकतवर बन जाएंगे। वो अपने अंदरूनी राजनीति के लिए संघ को शिकार करने का प्रयास हुआ। संघ बाहर आया उसमें से। अदालतों ने कहा कि संघ को कोई संबंध नहीं है। निष्कलंक होकर संघ उस अग्नि परीक्षा से बाहर आ गया था। पर देश में लोगों के दिल जीतने की आवश्यकता थी, तो संघ ने शांति से अपना काम भी चलाया, अपना देशभक्ति जागरण का काम भी चलाया, लोगों का दिल जीतने का कोशिश किया। मैं कह सकता हूं 10 साल के अंदर जो संघ को विरोध कर रहे थे वो सब संघ का स्वागत करने लगे। 1962 में जब चाइना का युद्ध हुआ था, संघ के स्वयंसेवक चाइना के साथ लड़ रहे हमारे सेना के साथ जाकर खड़ा हुए, उनके लिए खाना पानी की व्यवस्था किए, अनेक प्रकार सहयोग किए। वो देखकर जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने पहले 10 साल पहले कहा था कि मैं ये झंडा को, आरएसएस के झंडा को फहरने के लिए 1 इंच जमीन नहीं दूंगा, ऐसा कहने वाले नेहरू 62 में संघ का चाइना युद्ध में जो कार्य है वो देखकर 63 में दिल्ली में राजपथ पर जो 26 जनवरी को परेड होता है, उस परेड में आरएसएस को भी आमंत्रित किया। भारतीय सेना के साथ मिलकर 3000 आरएसएस के स्वयंसेवक कदम से कदम मिलाकर सेना के पीछे मार्च पास्ट किए थे 26 जनवरी को। विरोध को अनुकूलता में परिवर्तित करने में संघ को 10 साल लगा केवल। 25 में पाकिस्तान युद्ध हो रहा था। उस समय आरएसएस के सेकंड चीफ गुरुजी गोलवलकर होते थे, वो कहीं महाराष्ट्र में थे। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री स्पेशल विमान भेज के गोलवलकर को दिल्ली बुलाए परामर्श करने के लिए कि इस त्रासदी में देश को कैसे एक होकर आगे बढ़ना चाहिए पाकिस्तान युद्ध के समय में। उस समय दिल्ली में सारे पुलिस वाले थे, वो सेना के साथ युद्ध के काम में लग गए थे, तो दिल्ली की ट्रैफिक को आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने संभाला था।
तो ये संघ का इतिहास है। हमने किसी के साथ विरोध नहीं रखा, हमारे प्रति विरोध रखने वालों के प्रति भी संघ ने सद्भावना रखी, उन सबको अनुकूलता में परिवर्तित किया, विरोध अनुकूलता में बदला। 50 साल के बाद संघ का एक बहुत बड़ा अवसर इमरजेंसी के समय में आया। इस देश के ऊपर आपातकाल थोपा गए इंदिरा गांधी द्वारा, प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। लोगों के अधिकारों का हनन हो गया। यहाँ जो सीनियर लोग हैं उनको शायद पता होगा, इन दिनों में न्यूज़पेपर पन्ने पन्ने खाली आते थे। क्यों? जो न्यूज़ छपना था उस न्यूज़ को सरकार सेंसर कर देता था, खाली पन्ने आते थे। इतना एक प्रकार का आतंक इस देश में चल रहा था। उस आतंक के खिलाफ लड़ने वाला संगठन आरएसएस था। बीबीसी ने स्वयं लिखा था कि इस देश में आतंकवाद इमरजेंसी के खिलाफ लड़ने वाला नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है। ये बीबीसी ने लिखा था। तो संघ ने देश के लिए जो आवश्यक है वो कदम उठाता रहा। 75 से 2000 का जो 25 साल का कालखंड है वो ऐसा कालखंड है जिसमें आरएसएस ने देश हित के कुछ बहुत बड़े मुद्दे हाथ में लिया। उसमें मीनाक्षीपुरम में लोगों को प्रलोभित करके बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया गया था ईसाई मिशनरियों द्वारा। धन लालच देकर गांवों के गांव धर्मांतरित किए गए तमिलनाडु में। उससे देश में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। उसके बाद देश के अंदर धर्म जागरण करना, इस प्रकार हमारे धर्म के ऊपर होने वाले आक्रमण जो होते हैं उनको हमारा समाज शिकार ना हो जाए, उस जागरण करने के लिए एक बहुत बड़ा एकात्मता यात्रा निकली पूरा देश में। करोड़ों लोगों को यात्रा में शामिल करने का कार्य आरएसएस ने किया है। उसी प्रकार राम जन्मभूमि के आंदोलन के माध्यम से इस देश में चल रहे ये झूठा एक सेकुलरवाद है। सेकुलरवाद अपने आप में गलत नहीं है, पर सेकुलरवाद का असली अर्थ होता है सभी धर्म संप्रदायों के प्रति समान श्रद्धा रखना है और सरकार को समान दूरी रखना है। पर हमारे यहाँ सेकुलरवाद के नाम पर किसी विशेष मजहब को ज्यादा विशेष प्रमुखता देना है और इस देश के हिंदू समाज के प्रति एक नकारात्मक भावना रखना है, यही सेकुलरिज्म के रूप में चालू होता था। उसके खिलाफ राम जन्मभूमि का बड़ा आंदोलन चला। उस आंदोलन में संघ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये सारे प्रयासों के चलते संघ देश के जनता का दिल के इतने निकट हो गए थे। जब संघ के 75 साल हुए थे, वर्ष 2000 हुआ, तो उस समय एक संघ का प्रचारक इस देश का प्रधानमंत्री के पद पर बैठे थे, अटल बिहारी वाजपेयी। पूरे देश का सम्मान प्राप्त करके 23 विभिन्न दल जो कभी एक साथ नहीं आ सकते थे, ऐसे सभी दलों का सम्मान समर्थन प्राप्त करके आरएसएस का एक स्वयंसेवक देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं, 50 साल पहले नेहरू जी कहा करते थे, इस आरएसएस के झंडे को फहरने के लिए मैं 1 इंच जमीन नहीं दूंगा भारत में। उसी देश में 50 साल बाद एक आरएसएस का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन गया है। आज जब 100 साल पूरा हुआ हो तो एक आरएसएस से निकला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है। केवल देश में नहीं, पूरे विश्व में सम्मान प्राप्त करने की स्थिति में आज भारत को खड़ा कर दिए है। तो देश का सम्मान, देश का प्रगति, देश में हमारे धर्म संस्कृति का उद्धार, इसके लिए समर्पित आरएसएस ने काम किया। इसलिए 100 साल में संघ आज एक ताकतवर संगठन के रूप में देश के सामने खड़ा है। 1 लाख गांव में संघ का आज कार्य है। देश में 5.5 लाख गांव होते हैं, उसमें 1 लाख गांवों में संघ के शाखा या संपर्क कार्य चलता है। और अभी अभी राम जन्मभूमि के लिए, मंदिर निर्माण के लिए धन का इकट्ठा करने का एक कार्यक्रम संघ ने हाथ में लिया था। मैं 2022-23 की बात कह रहा हूं। तो संघ के स्वयंसेवक इस देश के 15 करोड़ परिवारों के पास गए। मैं एक बार आपसे पूछता हूं, क्या इस देश में किसी संगठन के पास ये ताकत है कि 15 करोड़ घरों तक जा सके? संघ जा सकता है। 15 करोड़ लोगों के यहां से धन संग्रह करके राम मंदिर बनाया गया। राम मंदिर कोई सरकारी पैसे से, ये इस देश के धनवान लोगों के पैसे से नहीं बना, संघ के प्रयास से। इस देश के 15 करोड़ लोग, उनमें हिंदू तो है ही, मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, कांग्रेसी भी थे,
विभिन्न दलों के लोग थे, सब ने मिलकर संघ के ऊपर विश्वास रख के राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह दिया था, सबका समर्थन प्राप्त करके। हाँ, कम्युनिस्ट कहते थे कि हमारा नाम मत लिखो रिसीट पे, रसीद पे तो और कुछ और झूठा नाम लिख दो, बट हम भी जाते हैं मंदिर। तो ऐसा एक भव्य संगठन के रूप में आज आरएसएस देश के सामने खड़ा है, आज भी बढ़ रहा है। अब 100 साल के बाद संघ ने अपने लिए एक नया लक्ष्य रखा है, जिसकी तरफ आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने थोड़ा संकेत दिया था, जिसको हम संघ की भाषा में पंच परिवर्तन बोलते हैं। अब क्योंकि संघ इतना बड़ा संगठन हो गया, ये तो समाज को जगाने का काम तो चलता रहेगा, पर कुछ ऐसा काम हाथ में ले जो पूरे समाज को प्रभावित कर सके। ऐसे 5 परिवर्तन का काम संघ ने हाथ में लिया, उनका जिक्र करके मैं समाप्त करता हूं। पहला, कुटुंब प्रबोधन। जैसा मुख्य अतिथि ने बहुत सही कहा, हमारे समाज के अंदर संस्कार निर्माण करने का काम केवल शिक्षा का नहीं है। कई बार हम कहते हैं कि यार एजुकेशन खराब हो गया है, हमारे स्कूल में कोई वैल्यूज नहीं सिखा रहे। क्या वैल्यू सिखाने का काम केवल शिक्षा का है, एजुकेशन का है? एक बच्चा स्कूल में कितना समय रहता है? दिन में 5 घंटा, हफ्ते में 5 दिन। बाकी समय वो कहाँ है? घर पे है, परिवार में है। हम इतने लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे जीवन में, मैं तो मेरा व्यक्तिगत उदाहरण देता हूँ, मैं जो भी संस्कार सीखा हूँ मेरे परिवार के कारण सीखा हूँ, मेरे ग्रैंड मदर के कारण, ग्रैंड फादर के कारण सीखा हूं। आज ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर तो छोड़िए, मदर फादर के पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि सीरियल मिस नहीं कर सकते टीवी पे, या प्रोग्राम मिस नहीं कर सकते। हमारे पास बच्चों का संस्कार वगैरह के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो संघ ने पहला कार्य लिया है कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब, परिवार को अपना दायित्व का प्रबोधन होना चाहिए। जब मैं परिवार कहता हूं, संघ का विचार स्पष्ट है, परिवार यानी कोई पुरुष नहीं है, परिवार यानी पुरुष और स्त्री मिलकर है। और मिलकर मतलब समान, बराबर की दर्जा है। यह हमारी संस्कृति है। हमारे यहां हमेशा महिला को हम पूर्ण सम्मान का स्थान दिया हुआ है। तो परिवार में पुरुष स्त्री मिलकर समान अधिकार के साथ कुछ व्यवस्था ठीक ठाक से चलाए, ये पहला प्रबोधन संघ समाज में चाहता है। उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। केवल आरएसएस यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है ऐसा नहीं है, इस विषय में हम सबको प्रयास करना चाहिए। महिला को पूर्ण रूप से इस कार्य में, समाज कार्य में, देश कार्य में आगे आने का अधिकार चाहिए, किसी को रोकना नहीं चाहिए। अलग बात है, राजनीति में बहुत कुछ होता है। अब महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने का प्रयास हुआ, राजनीति के चलते पार्टियों ने विरोध कर दिया, उसको बिल को पास होने नहीं दिया, क्योंकि सबको डर लगता है कि आगे आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा सीट का क्या होगा। तो हमारे समाज में महिला का एक सम्मानित स्थान देना चाहिए, केवल सुरक्षा नहीं। कई बार हम महिला के विषय में ये सोचते हैं कि महिला की सुरक्षा होना चाहिए, ये अहंकार की बात है। एक बार विवेकानंद से पूछा गया, लंदन में थे, विवेकानंद से पूछा गया कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट सिक्योरिटी ऑफ वीमेन, महिला की सुरक्षा के बारे में आपका राय क्या है। विवेकानंद जोर से हंसते हैं और हंस के बोलते, महिला की सुरक्षा, तुम रक्षा करोगे महिला का? स्वयं दुर्गा है, स्वयं काली है, स्वयं महिषासुरमर्दिनी है, तुम कौन हो बचाने वाला? फिर विवेकानंद कहते हैं, बचाने के चक्कर में मत पड़ो, सम्मान करना सीखो। गिव रेस्पेक्ट अनटू विमेन, डिग्निटी अनटू विमेन, महिला का सम्मान दो। ये सम्मान देने की प्रथा को हमारे समाज में निर्माण करना है। सुरक्षा तो चाहिए, कानून चाहिए, पर कानून सुरक्षा से कुछ नहीं होने वाला है। क्या रोका है क्या महिलाओं के ऊपर अत्याचार? कानून है, निर्भया कानून बोलते, उसमें तो महिला पर अत्याचार करने वालों को मृत्युदंड दे सकते हैं। कितने मृत्युदंड हुए, कितना महिलाओं पर अत्याचार रुका है? क्यों? समाज में सम्मान की भावना नहीं है। सम्मान की भावना महिला के प्रति होना चाहिए। कुटुंब में पुरुष महिला मिलकर कुछ मूल्यों के प्रति श्रद्धा के साथ कुटुंब को चलाना चाहिए। इस प्रकार का प्रबोधन पहला काम है, कुटुंब प्रबोधन।
दूसरा, सामाजिक समरसता। जाति, पंथ, संप्रदाय से ऊपर उठकर हम सब मिलजुल कर रह सकते हैं क्या? इस प्रकार जाति बिरादरी के नेता, धर्म संप्रदाय के नेता हम सब मिलजुल कर एक सामरस्यपूर्ण समाज को निर्माण करें, इसका प्रयास संघ करना चाहता है, अब सबके सहयोग से। तीसरा, स्वदेशी भाव। अपने देश के, स्वदेशी यानी केवल वस्तु मात्र नहीं है, वस्तु तो चलो करना ही चाहिए, अपने देश के वस्तु जहां उपलब्ध है उसका प्रयोग करना चाहिए, पर स्वभाषा, स्वभूषा, स्वाभिमान। स्वाभिमान गांधी जी का, स्वभाषा अपनी भाषा, स्वभूषा अपना वेश, अपना रीति रिवाज, अपनी परंपराएं, उनके प्रति श्रद्धा, यह स्वदेशी है, केवल वस्तु प्रयोग मात्र नहीं है। तो वस्तु के साथ साथ इस भावना के साथ समाज को जागरूक करना, यह तीसरा है। चौथा, जैसा मुख्य अतिथि जी ने कहा था, पर्यावरण। आज पर्यावरण की रक्षा हमारे लिए बहुत बड़ा उत्तरदायित्व बन गया है। बहुत जल्दी पर्यावरण का विकट स्वरूप हम देख रहे हैं, तो इससे बचने के लिए हम सबको प्रयास करना होगा। उसका जागरण समाज में निर्माण करने का काम भी संघ करेगा। और पांचवा बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके प्रति भी मुख्य अतिथि जी ने संकेत किया। संघ को कभी कभी कहते हैं, हमारे विरोधी कहते हैं कि संघ संविधान को मानता नहीं है। एकदम झूठ है। संघ जिस दिन इस देश में संविधान लागू हुआ, उस दिन से लेकर आज तक संविधान के प्रति संपूर्ण श्रद्धा के साथ चलने वाला संगठन है। हम इस देश की संविधान को संपूर्ण श्रद्धा के साथ पालन करते हैं। और आज संघ ने तय किया कि समाज में दायित्व प्रबोधन करना है, कर्तव्य प्रबोधन करना है, ये पांचवा उद्देश्य है। जैसा मुख्य अतिथि ने सही कहा, हमको तो हमारे अधिकारों की चिंता बहुत होती है, मेरा ये अधिकार है, मेरा वो अधिकार है। कितना जागरण है कर्तव्यों के बारे में? हमारे संविधान में जो अधिकार है वो है तो है, हमारे अधिकार आर्टिकल 15 से लेकर आर्टिकल 36 तक है, बट आर्टिकल 51 में हमारे कर्तव्य है। 10 कर्तव्यों का जिक्र हुआ है संविधान में, हम जानते हैं क्या? हमको उनके प्रति कोई निष्ठा है क्या? मैं आज आपके जबलपुर का सबसे बड़ा, जो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर, उसको देख रहा था, उसमें गया था, उसमें तो सब तरफ से ट्रैफिक आ रहा था, जहां से जाना है वहां से भी आ रहा था। तो मेरे साथी थे, हमारे विवाह प्रचारक थे, उनसे पूछा, यार ये क्या हो रहा है? इतना अच्छा बड़ा फ्लाईओवर तो बना है, बट सब तरफ से सब लोग आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, वैसा है, जबलपुर वालों को इतना बड़ा फ्लाईओवर का आदत नहीं है, तो जहां से उनको दिख रहा है कि रोड है तो वहां घुस रहे। कानून का पालन करना है, रूल अबाइडिंगनेस हमारे समाज से गायब हो गया। एक समय हम बहुत अनुशासित समाज थे, पर आज एकदम अनुशासनहीन समाज बन गए हैं। ये सारे चीजों को, आदतों को बनाना पड़ेगा समाज में। ये 5 काम अब संघ अपने हाथ में लिया है, जिसको हम पंच परिवर्तन कह रहे हैं। ये भी कोई नई बात नहीं है, संघ की कोई अपने अलग विचारधारा नहीं है। जैसा मैंने कहा है, हजारों वर्षों से जो प्रयास इस देश में चलता रहा, एक रिफॉर्मर के बाद दूसरा रिफॉर्मर करते गए, उनमें से एक आधुनिक रिफॉर्म मूवमेंट, अब मॉडर्न रिफॉर्म मूवमेंट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। मैं आप सबसे अंत में इतना ही निवेदन करूंगा, 100 वर्ष तक संघ अपना एक ताकत बढ़ाने का प्रयास करता रहा है, आज एक बहुत बड़े ताकत के रूप में देश के सामने खड़ा है। अब संघ यानी कोई संगठन नहीं है, आप सब भी संघ है। ये जो संघ का फ्यूचर विजन है, पंच परिवर्तन का, 5 ट्रांसफॉर्मेशंस का, इसमें आप सब भी सहभागी बने। उस रूप से संघ नाम का इसी एक रिफॉर्म का एक आंदोलन अपने देश में चल रहा है, जो आंदोलन हमेशा हमारे देश के महापुरुषों ने बुद्ध से लेकर आज तक करते रहे हैं। उस आंदोलन को, उस रिफॉर्म के प्रयास को आगे बढ़ने में अपना भी सहयोग दे, इतना ही प्रार्थना आप सबसे करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। नमस्ते। भाई साहब के पाते के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, इस कार्यक्रम का जो एक अंग है जिज्ञासा समाधान, वो भाई साहब अपने 9 लोगों का जिज्ञासा समाधान के लिए प्रश्न आए हुए हैं। मैं एक एक करके पढ़ता हूँ, फिर आपके पास जी 9 लोगों के नाम लेता हूँ। जिन जिन महानुभावों के जिज्ञासा के लिए प्रश्न आए वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे।
परिचय छूट गया था। श्रीमान विनोद दिनेश्वर जी भाई साहब, आप अपने महाकौशल प्रांत के प्रांत प्रचार प्रमुख के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। श्रीमती चांदनी आहूजा जी सीए हैं, आपका प्रश्न है, हम व्यक्तिगत जीवन में मूल्य जैसे संस्कार, सम्मान और जिम्मेदारी की बात करते हैं, उसी प्रकार सार्वजनिक जीवन में जैसे सफाई, ट्रैफिक नियमों का पालन, दूसरों के अधिकारों का सम्मान, इन मूल्यों के प्रति समाज में व्यापक जागरूकता कैसे लाई जा सकती? तो मैंने जैसे कहा है, संघ का जो नए पंच परिवर्तन का प्रयास है, उस पर यह भी एक है। बात तो सही है। यहाँ कई लोगों के बच्चे अमेरिका में होते हैं ना, होता है। हाँ। तो मैं कभी कभी जाते रहता हूँ तो वहाँ देखता हूँ बहुत डिसिप्लिन रहते हैं। वहाँ सड़क के साइड में बोर्ड रहता है, 40 लिखा रहता है ना, 40 माइल स्पीड पे चलो, तो गाड़ी स्लो कर देंगे, 40 पे चलेंगे, एकदम रात को 12 बजे भी नियमों का पालन करेंगे। बट हमारे देश में आते हैं तो क्या करते हैं, जबलपुर आते हैं तो क्या करते हैं, बस अलग होता है, यहाँ व्यवहार अलग होता है। या तो लेन तोड़ना या लाइट जंप करना हीरोइज्म माना जाता है। ये बदलना है ना, हम सबके प्रयास से बदलना है। तो सामाजिक व्यवहार में भी परिवर्तन आना है। जैसा उसमें सबसे महत्वपूर्ण है व्यक्ति का सम्मान, डिग्निटी ऑफ ह्यूमंस। जब मैं डिग्निटी की बात कहता हूं, महिला, एक दलित, एक माइनॉरिटी, एक पिछड़ा हुआ, एक गरीब, इनके प्रति भी वही सम्मान जो औरों के प्रति होता है, ह्यूमन डिग्निटी। ये हमारे यहां बहुत मिसिंग लक्षण है। हम डिग्निटी भी देने के लिए कंडीशन लगाते हैं, नहीं वो लड़कियां जीन पैंट नहीं पहनना है। भाई क्यों नहीं पहनना है? चलो नहीं पहनना है तो वो अपना निर्णय है, वो लड़की तय करेगी या परिवार तय करेगा, पर पहनेगी तो मैं रेस्पेक्ट नहीं करूंगा, मैं विजिल मारूंगा। ये क्या है? ये जो सामाजिक व्यवहार है उसमें जो कंडीशनैलिटीज है, ऐसा रहोगे तो मैं सम्मान करूंगा, ऐसे नहीं रहोगे तो तुमको मैं सम्मान नहीं करूंगा। ये बदलना चाहिए। ह्यूमन को ह्यूमन के नाते रेस्पेक्ट करना, कुछ चीजें हमको विदेश से भी सीखना है। ये पाश्चात्य जगत का एक बड़ा लक्षण है, ह्यूमन को ह्यूमन के नाते रेस्पेक्ट है। वहां गलत चीजें नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, पर एक चीज उनका है कि भाई ह्यूमन डिग्निटी हमको सीखना है। क्यों? क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र विवेकानंद जी हमेशा कहा करते थे, अमृतस्य पुत्रा वयम, वी आर ऑल सन्स इमॉर्टल। हम सब में एक अमृतत्व है, तो वो डिग्निटी सिखाना है। तो ऐसे कुछ सामाजिक व्यवहार सिखाना आवश्यक है। पर यह काम केवल आरएसएस को कॉन्ट्रैक्ट मत दीजिए। कोई आरएसएस को कॉन्ट्रैक्टर नहीं है कि ये सर हम कर लेंगे, हम सब मिलकर करना है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, आज आप सबके सहयोग से संघ चाहता है कि ये परिवर्तन समाज में आए। डॉक्टर दयाशंकर गौतम जी, सहायक प्राध्यापक हैं आप। आपका प्रश्न है, घर वापसी क्या है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी आवश्यकता और प्रासंगिकता कितनी है? घर वापसी इस देश के अंदर हिंदू धर्म छोड़कर अन्य मजहबों में जो लोग गए हैं उनके लिए एक अवसर है, मातृधर्म में वापस आए। 1899 में स्वामी विवेकानंद प्रबुद्ध भारत नाम का एक पत्रिका निकलती थी चेन्नई से, मद्रास, उन दिनों मद्रास कहते थे। उस पत्रिका में एक इंटरव्यू दिए थे। उस इंटरव्यू में वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि अनेक कारणों से, कभी दबाव से, कभी प्रलोभन से, कुछ हिंदू समाज के व्यक्ति अपना धर्म छोड़कर विदेशी धर्मों के अनुपालन में चले गए, कन्वर्ट हो गए। उनके बारे में विवेकानंद जी का कहना था, उन दिनों में वो इंटरव्यू में विवेकानंद जी का कहना था कि वन Hindu getting converted is not just one number less to Hindu society, but one enemy the more. इसको अपना अपना अर्थ में लीजिए, मैं बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा। मैंने किसी को एनिमी कहा, ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है। बट उसमें विवेकानंद जी कहते हैं कि अब हिंदू को इतनी उदारता रखनी चाहिए
कि जो इस प्रकार प्रलोभन के कारण या गलत कारणों से गए हैं, वो अगर वापस आना चाहते हैं तो उनको वापस हिंदू धर्म में आने की अनुमति मिलनी चाहिए। तो उसमें एक मजेदार प्रश्न आता है आगे जाकर, चलो वो वापस आना चाहते हैं, कोई ईसाई बन गया फिर हिंदू बनना चाहते हैं, मुसलमान बन गया फिर हिंदू बनना चाहता है, तो वो किस जाति में जाएगा? तो हमारे यहाँ तो सब कुछ जाति से चलता है। तो विवेकानंद जी के पास भी उस समय उत्तर नहीं था। विवेकानंद जी ने कहा कि चलो भाई, जो आएंगे वो अपने आप में एक जाति बनेंगे, वो अपने आप में शादी विवाह करेंगे। ये होता है राजस्थान में करीब 3 लाख राजपूत, जब मुगलों के समय में राणा प्रताप के वंशज, राणा प्रताप के हारने के बाद मुगलों के आक्रमण के समय मुसलमान बने थे। 50 साल पहले उन्हें अपने आप तय करके वापस हिंदू धर्म में वापस आए, जिसको वो जो परावर्तन कहते हैं उसमें वापस आए। आने के बाद यही प्रश्न आया, वो तो थे क्षत्रिय उस समय, राणा प्रताप के वंशज से, उनके क्लैन थे, बट उस समय के बाकी क्षत्रिय लोगों को उनको स्वीकार करने की तैयारी नहीं थी। तो अपने आप में अभी एक बिरादरी है, राजस्थान में आपको मिलते हैं, वो जो परावर्तित क्षत्रिय है वो अपने आप में एक बिरादरी बन गए, वो आपसी में शादी विवाह करते हैं, उनका अपना चलता है। पर हिंदू समाज में संकट थोड़ा बहुत होता है, बट वापस आने वालों को वापस आने का स्वागत हमको करना चाहिए, ये घर वापसी है। धन्यवाद। श्री महेश टेकचंदानी जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आज मनुष्यों की इच्छाएं असीमित होती जा रही हैं, जिससे समाज में भ्रष्टाचार और असहिष्णुता जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। इन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? नहीं, संघ का तो निरंतर प्रयास वही है। संघ कोई ये नहीं करो वो नहीं करो ये नहीं कहेगा, यानी आप कोई इच्छा नहीं रखो ये नहीं कहना। संघ कहता है कि भाई ईमानदारी का जीवन जियो, नियमों का पालन करो, कानूनन जीवन जियो, अनुशासित जीवन जियो। उस अनुशासित जीवन में नियमों का पालन करते हुए करोड़ों कमाओ। हमारे धर्मशास्त्र में कहा जाता है कि शत सहस्र बाहुओं से कमाना है, नहीं लाख हाथों से कमाना है। पर लाख हाथों से कमाओ ये जब मैं कहता हूं तो आपको लल्लू प्रसाद यादव याद नहीं आना चाहिए। नैतिक रूप से कमाना है, नीति से कमाना है, भ्रष्टता से नहीं, बट पुरुषार्थ से कमाना है, पराक्रम से कमाना है, अच्छा पैसे कमाना है। पर आगे और एक कहा गया, लाख हाथों से कमाओ पर एक ही हाथ से खाओ, खाना एक ही हाथ से, बाकी क्या करने, बाकी 99,999 हाथ है ना, उनसे जो नहीं कमा पा रहे उनको खिलाओ। सही। समाज के लिए करो। इसको गांधी जी धर्म कर्तृत्व बोलते थे, ट्रस्टीशिप बोलते थे गांधी जी। हमारे यहाँ ईसावास्य उपनिषद है, उसमें कहा गया है ईसावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता। भगवान ने जितना तुम्हारे लिए छोड़ा उतना तुम स्वीकार करो, बाकी जितना मिल रहा है ना वो जिनको नहीं मिल रहा है उनको समर्पित करो। इसलिए इच्छा रखो, अच्छा कमाओ, अच्छा जीवन में आगे बढ़ो, पर नीति से, मूल्यों से, अनुशासन से कमाओ। पर जितना आवश्यक है उतने ऊपर अपना अधिकार रखो, बाकी अच्छे कामों के लिए नियोजित करो। बहुत लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कोई नया सूत्र कह रहा हूं, आप में से भी बहुत लोग करते हो। तो इसलिए यह भी एक जीवन संस्कार देना, यह काम संघ हमेशा करता है। संघ में एक गुरुदक्षिणा नाम का कार्यक्रम होता है। गुरुदक्षिणा यानी साल में एक बार संघ का यह जो पवित्र कार्य, इसको चलाने के लिए मैं कुछ सहयोग करूंगा आर्थिक रूप से, ऐसा संघ के सभी स्वयंसेवक सोचकर एक दिन देते हैं। संघ में देने की पद्धति एक बड़ा अजीब है, कवर में रख के देना है, कौन कितना दिया है किसी को पता नहीं चलता, केवल जो हमारे जो अधिकारी होते हैं वो बाद में गिनती करते हैं तो उनको पता होता है, बाकी किसी को पता नहीं चलता है। मैं अनुभव से कह सकता हूं, एक स्कूल टीचर 12 महीना मेहनत करके अपना कमाई करता है, 1 महीने का तनख्वाह दे देता है। सरल है, वो दे देता है। और वही शहर का बहुत धनवान व्यक्ति 100 रुपया देता है, ये भी होता है। हम दोनों को पवित्रता से लेते हैं। या 100 रुपया दे रहे हो तुम तो 1 करोड़ दे सकते हो, पर 100 दे रहे हो, ठीक है, पर वो 100 दे सकता है, वो अपना महीने का तनख्वाह ने 30,000 रुपया दे रहा है, ये भावना है। तो
तो संघ ये भावना जगाने का प्रयास निरंतर करता है। गुरुदक्षिणा उसका एक छोटा सा रूप है। धन्यवाद। डॉक्टर संजय भारती जी प्राध्यापक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में। आज समाज में फूट डालो और राज करो की नीति पुनः उभरती दिखाई दे रही है। हिंदुओं को सवर्ण, दलित, पिछड़ा, अम्बेडकरवादी और गैर अम्बेडकरवादी जैसी श्रेणियों में विभाजित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में संघ की क्या भूमिका होनी चाहिए? नहीं, आज नहीं जी, राजनीति हमेशा ऐसा है। पॉलिटिक्स डिवाइड्स। राजनीति का स्वभाव ही है कि समाज को किसी ना किसी रूप में बांटो, कोई वोट लेना है। लोकतंत्र है तो ऐसा और ज्यादा होता है। इसलिए लोकतंत्र में, राजनीति में इस प्रकार समाज को विभिन्न टुकड़ों में बांटने का प्रयास होता है। इसलिए संघ राजनीति से बाहर रहकर समाज को जोड़ने का काम भी करता है। तो राजनीति का प्रभाव समाज में बहुत ज्यादा ना हो, इसका प्रयास करना है। आप राजनीति को बंद तो नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीति भी चलना है और लोकतंत्र हमारे लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था भी चलना है। पर लोकतांत्रिक राजनीति में लोगों को बांटा जाता है, क्योंकि वोट लेना है, वोट बैंक बनाया जाता है। उससे समाज बचे, इसके लिए और लोग प्रयास करना है। संत महात्माएं प्रयास करना है, संघ प्रयास करेगा, सामाजिक संगठन प्रयास करना है। इसलिए मैंने कहा हम पंच परिवर्तन में ये एक जाति बिरादरियों के बीच सामरस्य निर्माण करने का भी एक लक्ष्य लिया है। उसका उद्देश्य यही है। राजनीति और कारणों से हम बट रहे हैं, तो क्या हम मिलजुल कर भी रह सकते हैं कि एक समाज के रूप में? वो प्रयास भी साथ साथ चलना चाहिए। तो राजनीति से तो भगवान राम के परिवार को ही तोड़ दिया था। राजनीति हमेशा तोड़ती है, वो राजनीति का स्वभाव है। पर हमको समाज के माध्यम से समरसता निर्माण करना, संघ हमेशा वो काम करता है। धन्यवाद। श्री के शुक्ला जी, अध्यक्ष दुर्गा मंदिर समिति धनवंती नगर। आजकल महापुरुषों को जाति के आधार पर विभाजित किया जा रहा है। जैसे महाराणा प्रताप को केवल क्षत्रियों का और भगवान परशुराम को केवल ब्राह्मणों का बताया जाता है। ऐसी स्थिति में सामाजिक समरसता कैसे स्थापित की जा सकती है? नहीं, कुछ समाज महापुरुषों को लेकर अपने आप में गर्व महसूस करता है। उस गर्व में कोई गलती नहीं है, वो कोई अपराध नहीं है। पर उसका अर्थ ये नहीं है कि वो महापुरुष केवल उस बिरादरी का है। उस बिरादरी में एक गर्व होता है ना। हमारे घर में भी कोई अच्छा व्यक्ति कुछ अच्छा चीज करता है तो हमारे परिवार को भी गर्व होता है, पर वो गर्व पूरा समाज को भी होता है। उसी प्रकार की भावना महापुरुषों के प्रति चाहिए। वो जिस किसी बिरादरी का है, उस बिरादरी का होने के कारण उस बिरादरी में गर्व की भावना है, रहेगा, कोई गलत नहीं है। पर बाकी समाज ये ना सोचे कि ये पूरे देश का नहीं है, केवल उस बिरादरी का है। वाल्मीकि केवल वाल्मीकि समाज का है क्या? वाल्मीकि तो पूरे हमारे हिंदू समाज के लिए अत्यंत सम्मानित महापुरुषों में एक है, जिन्होंने हमारे लिए रामायण जैसे महाकाव्य को दिया है, महाग्रंथ को दिया है। हाँ, पर वाल्मीकि समाज गौरव लेता है, गर्व लेता है, उससे भी कोई हमको आपत्ति नहीं होना चाहिए, ठीक है, गर्व लो ना। बट वाल्मीकि सबके लिए आराध्य है। महापुरुषों के प्रति यही दृष्टि, एटलीस्ट संघ की दृष्टि इसी प्रकार का है। धन्यवाद। श्री सिद्धांत शर्मा जी, रिसर्च स्कॉलर है, राजनीति शास्त्र। शाखा स्तर पर ऐसे कौन से व्यवहारिक कदम उठाए जा रहे हैं जो विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं और आर्थिक वर्गों के बीच सेतु का कार्य कर रहे हैं? ऐसा है, शाखा में क्या होता है ये समझाना जरा मुश्किल। आप शाखा में आ जाओ, 2-4 दिन आ जाएंगे तो आपको फिर प्रश्न ही नहीं उठेगा। ये सब होता है, सहजता से होता है संघ में। ये कहते हैं ना कि मॉडर्निटी बढ़ रहा है, तो संघ मॉडर्निटी का विरोध नहीं है, विरोधी नहीं है। पर संघ मॉडर्निटी के नाम पर विशृंखलता का विरोधी है। मॉडर्निटी का अर्थ प्रोमिस्क्यूटी नहीं है। हाँ, जो आधुनिक है, जो समाज हित में है, उसका स्वीकार करना चाहिए। बट कुछ जीवन आदर्श, अनुशासन, जीवन मूल्य, उनको भी रखना चाहिए। संघ का एक प्रिंसिपल है, जीवन मूल्य, जीवन आदर्श, अनुशासन, उसमें बाकी समाज से एक कदम आगे रहना है। एक ही कदम रहना है, 100 कदम आगे नहीं रह रहे नहीं। 100 कदम आगे कौन रहते हैं? कोई महात्मा रहते हैं, तो लोग महात्मा का प्रणाम करते हैं, पर सोचते यार ये तो महात्मा है, हम ऐसा नहीं बन सकते। महात्मा जी को नमस्कार कर लेंगे, पर अपना जीवन चलाते रहेंगे। संघ ये नहीं चाहेगा।
संघ चाहेगा कि समाज उस रास्ते में चले, इसलिए एक कदम आगे रहेगा और आधुनिकता में थोड़ा एक कदम पीछे रहेगा, बहुत पीछे भी नहीं रहेगा। जितना आवश्यक है उतना आधुनिकता भी लेके, बहुत पीछे रह गए तो लोग सोचेंगे ये तो पुराणपंथी है, ये बुलेट काट वाले हैं, ये बुलेट का एज है, ये बुलेट काट में है, वो भी नहीं चाहिए। तो संघ ये सब करता है। संघ का एक बहुत अच्छा व्यवहारिक पक्ष है, पर वो मैं वर्णन करने से आपको समझ में नहीं आएगा। तो अच्छा है कि संघ में आ जाना है, संघ को समझना, संघ में आ जाना है। श्री प्रतीक यादव जी, रिसर्च स्कॉलर, ट्रिपल ITDM। तेजी से बदलते डिजिटल और वैश्विक युग में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी विचारधारा और भारतीय मूल्यों को आधुनिक युवाओं के बीच कैसे प्रासंगिक बना रहा है ताकि युवा संतुलन बनाकर आगे बढ़ सके। हम भी सारे जितने आधुनिक प्रसार के साधन हैं, कम्युनिकेशंस मीडियम है, उन सब का प्रयोग करते हैं। जैसा मैंने कहा, सीमा में रहकर करते हैं। क्या है, आज का जो मीडियम है ये डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक मीडियम है। ये लोकतांत्रिक मीडियम का दुरुपयोग भी हो सकता है। आप तो देखते ही सोशल मीडिया का कितना दुरुपयोग होता है, कितना औरों को गाली गलौज देने में, चरित्र हनन करने में, झूठ फैलाने में, कितना फेक न्यूज़ जाता है। आजकल तो वो नाम भी प्रसिद्ध हो गया ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, झूठ है। तो इस प्रकार सोशल मीडिया, ये जो नए न्यू एज मीडिया, इसका साधनों का दुरुपयोग भी होता है। संघ दुरुपयोग नहीं करेगा, पर जितना इन साधनों को उपयोग करके अपने विचारों को युवाओं में प्रसारित करना है, उतना प्रयोग संघ भी करता है। संघ का भी अपना अच्छा वेबसाइट है, संघ का भी सोशल मीडिया ग्रुप्स में संघ का भी प्रेजेंस है। और संघ यानी कोई संगठन ऐसे नहीं, संघ के स्वयंसेवक हजारों की संख्या में इस प्रकार व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक में और स्थानों पे संघ के विचारों का प्रसार करते हैं। सीमा में रहकर जितना हम इन साधनों का प्रयोग करना आवश्यक है उतना करते हैं। डॉक्टर इंद्रजीत चावल जी, प्रोफेसर है पॉलिटेक्निक कॉलेज के। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जब एक व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो धर्म के विरुद्ध एक दुश्मन खड़ा हो जाता है। ऐसे में लव जिहाद में हिंदू लड़कियां सॉफ्ट का टारगेट क्यों बनती है, और हम ऐसे मामलों से अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा, कुटुंब प्रबोधन, हम हमारे परिवारों में दायित्व ले, हमारे परिवारों को सही रास्ते में चलाने का प्रबोधन हम दे, उसका प्रयास होना चाहिए। संघ इसलिए कुटुंब प्रबोधन को एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के रूप में इस समय लिया है। पहले तो हम स्वयं सोचे ना, हम कितना समय देते हैं इन चीज़ों के लिए, हमारे परिवार के ऊपर कितना समय देते हैं, दे पाते हैं क्या? आज तो समय ही नहीं है। मैं तो संघ का प्रचारक हूँ, कभी कभी मजेदार अनुभव होता है हमको। हम भोजन करने घरों में जाते हैं, तो मैं एक दिन एक जगह प्रवास में था केरला में, तो एक घर में भोजन था रात का। तो बेचारे वो कार्यकर्ता संकोच से मेरे पास आया, भाई साहब रात को 9 बजे भोजन में आने में आपको विलंब तो नहीं लगेगा? मैंने कहा कोई विलंब नहीं है, तो हम तो 10 बजे भी आ सकते हैं, क्या है, क्या प्रॉब्लम है? फिर संकोच से कहा, भाई साहब घर में थोड़ा 8 से 9 वो सीरियल मिस नहीं करना चाहते हैं। हमारा भोजन की स्थिति है तो बच्चों की स्थिति क्या है? तो होता है। तो हम कितना ध्यान दे पाते हैं? लव जिहाद है, ये है, वो दूसरों को दोष दे, हम कितना ध्यान दे रहे हैं? हमारे समाज, हमारे परिवार, हमारे आसपास के लोग, हमारे परिवार यानी केवल इमीडिएट फैमिली नहीं, हमारे एक्सटेंडेड परिवार, वो चिंता अगर होती है तो इन सारे चीज़ों का अपने आप उत्तर मिल जाता है। संघ का वो प्रयास है, समाज प्रबोधन से इन सारे चीज़ों का उत्तर हमको निकालना पड़ेगा। भाई साहब, अंतिम प्रश्न है। श्री श्याम चौबे जी, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं। कुटुंब को एक सशक्त राष्ट्र की आधारशिला माना जाता है। शहरी अकेलापन, न्यूक्लियर फैमिली, डिंग, डबल इनकम, नो किड्स और वोकिज्म जैसी विघटनकारी प्रवृत्तियों से निपटने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हाँ, वही अगेन सब प्रश्नों के एक उत्तर है। कुटुंब प्रबोधन का संघ का जो कार्यक्रम है, इन्हीं सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर किया गया है। आज जो अनेक प्रवृत्तियां आ रहे हैं, आपने न्यूक्लियर फैमिलीज तक आप रुक गए हैं। आज तो लिव इन रिलेशनशिप्स है, आज तो वोकिज्म है, अनेक प्रकार के और विकृतियां भी हमारी कुटुंब व्यवस्था में, परिवार व्यवस्था में आ रहे हैं। तो हमें इसलिए एक कुटुंब प्रबोधन का विषय को बड़ा विषय के रूप में लेना चाहिए। पाश्चात्य जगत ने
कुटुंब के परिवार के प्रति जो दुर्लक्ष्य था उसका बहुत बड़ा भुगतान किया है। वेस्टर्न वर्ल्ड पेड हेवी प्राइस फॉर नेग्लेक्टिंग फैमिली। हम अभी वहां तक पहुंचने गए, वहां ना पहुंच जाए, वहां जाके हम भी वो मूल्य चुकाना ना पड़े, इसलिए अभी से कुटुंब प्रबोधन का कार्य महत्वपूर्ण है। इसलिए संघ ने वो कार्य को भी अपने हाथ में लिया है। भाई साहब की अनुमति से ये जिज्ञासा जो पूर्व से आई हुई थी हमारे पास, वो उन प्रश्नों के उत्तर भाई साहब ने दिए। अभी जिन महानुभावों को कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना चाहते हैं भाई साहब से, कुछ जिज्ञासा हो, तो माइक पर के पास आकर पूछ सकते हैं। आप सुधीर अग्रवाल जी कार्यपालक निदेशक हैं एमपीबी के, आप आइए। सभी मंचासीन जबलपुर शहर के अन्य समाधान संघ चाहे तो कर सकता है, क्योंकि आपने अभी स्वयं कहा है कि 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वयं सेवक संघ के निकले हुए व्यक्ति थे और गौरव अनुभव किया। अभी भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सेवक रहे हैं और गृह मंत्री जी भी रहे हैं। तो देश की एक सबसे बड़ी समस्या है जो है जाति विभाजन। पीछे भी एक प्रश्न आया था, उसमें आप शब्दों में खेल गए तो मुझे ऐसा लगा तो मेरा यह है कि क्या भारत में केंद्र में भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और आज भी मध्य प्रदेश में या कहीं अन्य जगह पर धर्मांतरण हो रहा है, तो क्या ये शासन के द्वारा नहीं रोका जा सकता? एक तो ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, जैसे लॉर्ड मैकाले ने हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था के द्वारा अंग्रेजों के शासन के लिए जो प्रोत्साहन किया, अपनी नीतियों को थोपा, आज भी थोपा जा रहा है। क्या हमारी भारत सरकार ऐसी नीतियां बना करके विद्यालयों में नहीं लागू कर सकती जो प्रारंभ से ही बच्चे को देशभक्त बनाए? हमारे ऋषि मुनियों की जो परंपराएं हैं उनके अनुसार वो जीवन जिए। समझ में आ गया जी। ऐसा है, जहां तक दूसरा प्रश्न है उसमें ऑलरेडी बहुत काम हो चुका है। ऑलरेडी वैसे तो आप मध्य प्रदेश के हैं, तो आपके यहाँ तो शिक्षा प्रणाली को तो और लोग कह रहे हैं कि पूरा शासनाधिष्ठान हो गया, पूरा भगवाकरण हो गया, ये आरोप है हमारे ऊपर। आप कह रहे हैं कि अभी पूरा नहीं, शिक्षा प्रणाली में काफी परिवर्तन आ गया। जैसा मैडम ने भी कहा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी का तो उद्देश्य ही वो है कि हमारे देश के मूल्य, हमारे देश के विचार हमारे शिक्षा प्रणाली में कैसे आ सकते हैं, इसका भरपूर प्रयास हुआ है। नए टेक्स्ट बुक्स आ गए हैं, काफी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन हो गया है। पहला प्रश्न जो धर्मांतरण वाला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सहित देश के 5 राज्य, अभी तो संख्या बढ़ रही है, अभी 6 हो गया है राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून है, बाकायदा कानून है। वो कानून में ये लिखा गया है कि प्रलोभन से, यानी फोर्स, फ्रॉड और एल्यूरमेंट, 3 प्रकार की शर्त है। फोर्स यानी दबाव से, फ्रॉड यानी गलत ढंग से, और एल्यूरमेंट प्रलोभन देके किसी का धर्मांतरण हुआ तो वो धर्मांतरण रद्द किया जाएगा। पर ये धर्मांतरण इस प्रकार हो रहा है, ये प्रमाणित होना पड़ता है, समाज जागरूक रहना पड़ता है, समाज को उस विषय को प्रशासन के सामने ले जाना पड़ता है। और जो धर्मांतरित हो रहा है वो भी उसका मेरे साथ ऐसा हो रहा है ये मानना पड़ेगा। अच्छा ये होगा कि जो समाज इस प्रकार के धर्मांतरण के शिकार हो रहे हैं वहां हमारा काम बढ़ना चाहिए। हम उनके पास, आदरणीय धर्माचार्य जी है, ऐसे धर्माचार्यों के मदद से, सहायता से हमको उस समाज में जाना पड़ेगा। हिंदू समाज की एक कमजोरी रही है जो ईसाईयत में वगैरह में नहीं है। हिंदू समाज की कमजोरी क्या है? जो धर्म का अनुसरण करना चाहते हैं तो वो धर्म के पास आना पड़ता है, वो रिलीजन के पास आना पड़ता है, वहां रिलीजन उनके पास जाता है। अंतर समझ लीजिए। यहां तो आपको स्वामी जी के पास जाना है, आपको मंदिर में जाना है, आपको वहां जाना है,
वहां तो वो आपके घर पे आएगा, पादरी आपके बस्ती में आएगा, आपके मोहल्ले में आएगा। जब हम भी समाज के पास जाएंगे, हमारे धर्म विशेष का समझदारी बढ़ाएंगे, तो धर्मांतरण अपने आप रुकेगा। तो ये प्रयास समाज को भी करना पड़ेगा। यहाँ तो कानून है मध्य प्रदेश में, तो कानून का पालन हो, और उससे ज्यादा क्या कह सकते हैं। पढ़ लो। आज मल्टीनेशनल कंपनियां बहुतायत में देश में आ रही हैं। ऐसे में शासन को स्वदेशी उत्पाद उपभोग के लिए व्यवधान उत्पन्न होता है। व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। संतोष नेमा जी, बहुत स्वदेशी वस्तु, स्वदेशी कंपनियां भी भारत में काम करते हैं। हमारा आदत बनना चाहिए कि स्वदेशी वस्तु का प्रयोग करें। हम करेंगे तो उपलब्ध है, हर चीज में स्वदेशी प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। हम तैयार है क्या, प्रश्न इतना ही है। तो समाज को तैयार करना चाहिए उन वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए। सभी भाई साहबों को जय श्री राम। मेरा निवेदन ये था कि कुटुंब प्रबंधन और सामाजिक समरसता के लिए हमारा जो हिंदू का ग्रंथ है तुलसीदास जी द्वारा कृत रामचरितमानस, उसमें कुटुंब प्रबंधन का भी पूरा व्याख्याएं की गई हैं कि हमारे अपने परिवार के प्रति, भैया के प्रति क्या कर्तव्य है, माता के प्रति क्या कर्तव्य है, पुरुष के प्रति क्या कर्तव्य है, पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है। सारी कुटुंब प्रबंधन की व्याख्या जो है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में की है। और सामाजिक सरसता में शिवरी, केवट, कोलकरात, ऋषि मुनि ब्राह्मण क्षत्रिय सबकी एक घाट पानी पिला दिया है गोस्वामी जी ने। तो क्यों ना रामचरितमानस के माध्यम से हम शिविर लगा करके रामचरितमानस की व्याख्या करवा करके इन समस्याओं का निराकरण करें। नहीं, बिल्कुल, ये सभी का प्रयोग होता है हमारे कुटुंब प्रबोधन में, रामचरितमानस का और भी महापुरुषों के वाणी का जो संदेश है वो सब प्रयोग किया जाता है। सभी आदरणीय को भाई साहब एक सेकंड, अपने कार्यक्रम के समय की मर्यादा है, अतः यह अंतिम प्रश्न रहेगा। इसके पश्चात फिर कार्यक्रम का औपचारिक समापन करेंगे। मैं केवल 2 निवेदन कर रहा हूँ। हमारे बहुत से नियम या कानून ऐसे हैं जो विभाजन करते हैं जातिगत। एक तो समरसता में लाना है तो इन जातिगत विभाजनकारी कानूनों को ख़त्म करना होगा। चाहे कानून हो चाहे योजनाएं हो, उसमें भी समरसता होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी बात, कई लोगों ने सुना है कानून सख्त होना चाहिए। झूठ बोलने वाले के लिए बहुत समस्या आती हैं। झूठ बोलने में नए गलत केस लगते हैं, विभाजन होता है। अश्विनी उपाध्याय जी ने बार बार ये बात कही है, हत्या करना एक अलग बात है और आतंकवादी घटना अलग बात है। दोनों में सजा अलग होनी चाहिए। और बहुत मानवाधिकार की बात करना उचित नहीं है। जहाँ पे देश की बात है वह मानवाधिकार की बात छोड़ना चाहिए हमको। धन्यवाद। लास्ट रहेगा सर। ठीक। माननीय, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ। पंच परिवर्तन में आपने बताया कि स्वभाषा, और हमारी भाषा है हिंदी। और स्वतंत्रता के पहले तक जो है देश की संपर्क भाषा हिंदी थी। लेकिन जब राष्ट्र स्वतंत्र हो गया और हिंदी को राजभाषा बना भी दिया गया, लेकिन हिंदी को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो मेरा यह है कि जब तक शासन द्वारा है ना हिंदी को उचित सम्मान नहीं दिलाया जाएगा, और हिंदी के बिना ना तो हिंदू राष्ट्र संभव है ना हिंदू समाज संगठित हो सकता है। तो हिंदी के लिए हमें बहुत काम करना पड़ेगा। नहीं, इसके लिए क्या है? नहीं, बिल्कुल, हमने हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार जरूर किया, पर हमने इस देश के 18 भाषाओं को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया है। और हम सभी भाषाओं का सम्मान हम करें। और हिंदी वैसे देश में अत्यधिक प्रचलित भाषा आज हिंदी ही है। कहीं हिंदी का विरोध भी होता है तो राजनीतिक कारणों से होता है, पर ज़्यादातर शाहरुख खान कौन है देश भर में बहुत मालूम है, क्योंकि वह बॉलीवुड के कारण है, सिनेमा के कारण है। तो हिंदी सिनेमा के कारण, हिंदी के टीवी के कारण, अन्य माध्यमों के चलते हिंदी आज देश भर में अच्छी तरह परिचित एक भाषा बन गई है। थोड़ा बहुत विरोध कहीं हो रहा है तो वो उसका बहुत ज़्यादा मत लीजिए, वो राजनीतिक कारणों से होता है। और हिंदी का किसी प्रकार के, किसी के मन में किसी प्रकार का कोई असम्मान की भावना नहीं है, हिंदी का पूरा सम्मान है।
इतना ध्यान रखना कि भारत के अन्य भाषा भी इतने ही सम्मान पात्र है। जब हम आग्रह करते हैं कि सब हिंदी बोले, तो क्या हम प्रयास करके एक अहिंदी भाषा को भी हम सीखने का प्रयास कर सकते हैं हिंदी वाले? यानी भारत में और 17 भाषा है, कोई भी भाषा, मराठी सीखो, गुजराती सीखो, तो तब वो गुजराती वाला मराठी वाला खुश होगा, वो खुद हिंदी बोलेगा, तमिल वाला हिंदी बोलेगा। आप तमिल के 4 शब्द सीख लो, वणक्कम तो सीख लो थोड़ा बहुत। तो दोनों प्रकार, दोनों को मन में सभी भाषाओं के प्रति सम्मान होना है, ये भावना देना इस देश के लिए अच्छा रहेगा। संस्कारधानी जबलपुर से सेठ गोविंद दास जी ने संसद में सबसे पहले हिंदी के विषय में, हिंदी राजभाषा, हिंदी राष्ट्रभाषा पर बहुत ज़्यादा मैंने बात की थी। वो आज तक हिंदी राष्ट्र बन तो गया है, लेकिन हिंदी के लिए अभी कोई मान्यता नहीं है। उसके लिए आपसे प्रश्न। नहीं, बिल्कुल मान्यता बिल्कुल है, मैं वही तो कह रहा हूँ। हमने संविधान से 17-18 भाषाओं को राष्ट्रभाषा मान लिया है, हिंदी को तो माना ही है। हिंदी को हम एक सम्मानित भाषा, हिंदी के सम्मान के प्रति जो रहना चाहिए वो सबका है। वो दे दीजिए बहन जी, उनको दे दीजिए ना। आइए एक आखिरी हो जाए, बहन जी खड़े तो दे दो, आखिरी है। हेलो, नमस्कार सर। मेरा एक जातिवाद के ऊपर जो प्रश्न रहता है अपने यहाँ आजकल जो चल रहा है कि मतलब जो अन्य जातियों को बहुत ज़्यादा वितरण किया जाता है, सब साइकिल भी दी जाती है, शिक्षा के लिए दिया जाता है। ये एक्चुअल मेरे ही एक परिचित हैं, उनकी बेटी के साथ हो रहा है। वो जनरल सब की है, जनरल कास्ट की है। उसके साथ जितनी पढ़ने वाली लड़कियां हैं उन सबको सब चीज़ें मिल रही हैं और वो टॉप कर रही है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिल रहा है। तो वो घर आके बोलती है कि मैं इतनी पढ़ाई कर रही हूँ, इतना सब करती हूँ, इस फिर भी मेरे को तो कुछ भी नहीं मिलता मतलब पैसे से मतलब नहीं है उसका। लेकिन उसको बोलते हैं कि इतना समझ नहीं, कि सारी लड़कियाँ आके बोलती वहाँ हमको तो ये सब मिला, तुमको क्या मिला? कुछ नहीं। तो ये चीज़ मेरे को उसकी बहुत ये लगा कि क्या है, मतलब उस बच्ची के मन में जातिवाद आ रहा है या नहीं? नहीं, कई लोगों के बातचीत में जाति का विषय निकला है, तो अंतिम प्रश्न है, 2 बातें मैं कह के फिर समाप्त कर लेंगे। भारत के सामाजिक व्यवस्था में जाति व्यवस्था एक बहुत ही संकीर्ण व्यवस्था है। ये वर्षों से, शताब्दियों से ये व्यवस्था हमारे समाज में चल पड़ी है। अब इसका रूट कहाँ है, ऑरिजिन क्या है, वर्ण क्या था, जाति वर्ण समान है क्या, ये सारी बहस है, उसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बहस गांधी जी के समय में से चला था। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के बड़े समर्थक थे, बट गांधी जी खुद मानते थे कि भाई जो जाति बन गई है वो गलत है। वर्ण तो ठीक था, वो कुछ अलग कारणों से आया था, आज जाति अलग। तो ये लंबा बहस है, बट एक बात तय है, एक व्यवस्था आज प्रभावशाली रूप में जीवित है। मजाक से कहते हैं ना, जो जाति नहीं है वो जाति है, जो जाएगी नहीं वो, तो वो एक व्यवस्था के रूप में खड़ी है। तो संघ का ये कहना है कि भाई उस व्यवस्था जो है, जब जाना है, वैसे तो संघ का भी ये मानना है, सब उसको स्वीकार करे ऐसा मेरा आग्रह नहीं है, पर संघ का ये मानना है कि ये जाति व्यवस्था कालबाह्य है, आउटडेटेड है, इट शुड गो। पर व्यवस्था तो ऐसे नहीं जाएगी। अंबेडकर जाति व्यवस्था के बड़े विरोधी थे। उन्होंने 1936 में एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति व्यवस्था को खत्म करना। तो उनसे प्रेरणा लेकर महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने जाति पाति तोड़क मंडल ऐसे एक संस्था बनाया, जो जाति को मानने वाला नहीं है ऐसे लोगों का संगठन है। 2 साल के बाद जाति पाति तोड़क मंडल एक जाति बन गई। तो बाकी लोग कहने लगे कि यार ये जाति पाति तोड़क मंडल वाले हैं, अपने जात के नहीं है, तो इसलिए इनके साथ रोटी बेटी नहीं, ये खतरा है। तो इसमें सामरस्य कैसे लाना, ये बड़ा सवाल है। कोई उच्च नहीं है, कोई नीच नहीं है, ये भावना
समाज में लाना है, धीरे धीरे जाति चले जाए, धीरे धीरे जाता है। डॉक्टर्स आजकल एक जाति है, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से शादी करता है, वहां जाति नहीं देखा जाता है। ऐसे ही हमारा प्रशासनिक अधिकारी आईएएस शादी करते हैं, जाति नहीं होती है। आईएएस एक जाति बनती है, आईपीएस एक जाति बनेगी, धीरे धीरे डॉक्टर से एक जाति बनेंगे, धीरे धीरे नए प्रकार की व्यवस्थाएं आएंगी, आना चाहिए। बट जो है उसमें कुछ समस्याएं हैं जो आपने जिक्र किया है। हमने हमारे संविधान के माध्यम से कुछ दुर्बल जाति जिनको माना गया उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए हैं। वो प्रावधान जारी रहना चाहिए क्योंकि उन जातियों में आज भी उसकी आवश्यकता है, ये संघ का मानना है। आप में किसी का विरोध हो सकता है, आप में किसी कोई कह सकता है कि नहीं होना चाहिए, सबको बराबर होना चाहिए, पर सब बराबर आज भी नहीं है मित्रों। आपके जबलपुर में सब बराबर नहीं है। घर किराए पे देना है तो सबसे पहले आप जाति पूछते हो, फलाना जात का है तो किराए पे नहीं मिलता, वो आईएएस ऑफिसर हो सकता है, आप किराए पे नहीं देंगे। अब क्या है, नहीं हम वेजिटेरियन है बोलेंगे। वेजिटेरियन कारण नहीं है, जाति कारण है, यानी मन में ऐसे नहीं जा रहा है। तो आज वो व्यवस्था है, इसलिए कुछ सुविधाएं उनको दी गई है, वो जारी रहना पड़ेगा, कुछ आवश्यकता कुछ समय तक चलना पड़ेगा। हाँ, पर उसमें किसी को ये नहीं लगा, किसी बच्ची को किसी बच्चा को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरा अवसर खत्म हो रहा है। ये जरूर उस बात से मैं भी सहमत हूं, इसीलिए अवसर बढ़ना चाहिए। केक बड़ा करो ना, अवसर बढ़ा दो ना, अवसर बढ़ जाएंगे तो जिनको विशेष रूप में हम समर्थन कर रहे हैं उनको भी मिलेगा, जिनको अपने सामर्थ्य से लेना है उनको भी मिलेगा। ऐसा प्रयास होना चाहिए, यह प्रयास हमारा अपना है। तो वही एक तरीका है, और इसमें किसी के मन में किसी विशेष जाति के प्रति या समूह के प्रति गलत भावना भी निर्माण नहीं होना चाहिए। कभी कभी राजनीति में कोई एक गलती हो जाती है, एक गलती के चलते फिर एकदम भावनाएं भड़कने लगती है। अभी हुआ ना, यूजीसी का घटना हुई तो एकदम भावनाएं भड़की है समाज में, तो सरकार भी सावधान रहना पड़ेगा। ऐसा भावनाएं भड़काने वाला कोई कदम नहीं उठना चाहिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक लगा दिया था। हम सावधान रहे, इस रियलिटी को समझे कि भाई जाति व्यवस्था है, वो जीवित है, और जाति के नाम पर कुछ विशेष व्यवहार भी हमारे समाज में चलता है। उसके चलते कुछ संवैधानिक सुरक्षा, संवैधानिक व्यवस्थाएं चालू रहना चाहिए, पर उसमें किसी को अन्याय भी नहीं होना चाहिए। ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये पजल है ये, बट उस पजल को सॉल्व करते हुए ही जाना चाहिए, और कोई उपाय नहीं है। केक बड़ा करो, सबको अवसर मिलने का व्यवस्था करो, तो ऑटोमेटिक। आज वैसे मैं कहता हूं इंजीनियरिंग में किसी को कोई कमी नहीं है, आप किसी भी जाति का हो, कोई भी हो, सबको अवसर है। क्यों, इतने इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन हो गए। मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएशन में थोड़ा समस्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन में। नॉर्मल मेडिकल में थोड़ा क्वालिफाई हो जाओ, मिल जाएगा, सबको अवसर मिलता है, तो थोड़ा कमी है। और ज्यादा इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने तय किया हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज आना चाहिए, ताकि ये मेडिकल क्षेत्र में भी जो कुछ बच्चों को लग रहा है कि हमको चांस नहीं मिल रहा है, उनको भी मिल सके। ऐसा हमको केक बड़ा करना पड़ेगा।